नमस्कार। मैं सपना आज एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगी जो एक बहुत ही फेमस केस है, जिसमें एक संत अपने मठ की जमीन को हारकर संविधान के फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर को बचाया और कितनों को जीत दिलाया। यह केस एक ऐसा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इतिहास की एक ऐसी घटना है जो कल्पना से परे है। ऐसा कहा जाता है कि इस निर्णय ने भारत के संविधान की रक्षा की और एक दलीय सरकार के शासन को आने से रोका। यह केस है केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला का। आइए जानते हैं इस केस को। आफ्टर इंडिपेंडेंस सारे स्टेट अपने अपने स्टेट की सिचुएशन को सुधारने में लग गए, बट उस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि किसी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, धन दौलत थे, जमीन थी, किसी के पास थोड़ा बहुत था तो किसी के पास कुछ नहीं था। मगर जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो सबको फंडामेंटल राइट्स एंड राइट टू इक्वलिटी समझ आ गया। अब आते हैं उस मठ के केस के मामले पे। 1963 में केरला गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 पास किया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग यह बताया गया कि कोई भी पर्सन कितना लैंड अपने पास रख सकता है, यानी कि हर इंसान को एक लिमिटेशन दे दी गई कि आप इतनी जमीन अपने पास रख सकते हैं। बट उस समय राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था, जिसको 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को ओमिट कर दिया गया एंड उसे फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। ये जो एक्ट बना, इस एक्ट से बहुत सारे लोगों का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा था, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 31 एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर्टिकल जो थे, उसके तहत लोगों के फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे थे। अब केस के मुद्दे पे आते हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग केरला गवर्नमेंट ने एक मठ की जमीन को एक्वायर कर लिया, जिसका नाम था एडनीर मठ। मठ की लैंड एक्वायर होने से मठ के होने वाला इनकम कम हो गया। मठ को मैनेजमेंट करने के लिए जो खर्चे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। जैसे कि जो मठ की जमीन होती है तो वहाँ के जो मठाधीश होते हैं वो कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। जैसे मठ के जमीन पे वो मेला लगवा दिए, मंदिर बनवा दिए जिससे दान आ रहा हो, कुछ पेड़ पौधे लगा दिए, कुछ खेती करवा दिए जिससे इनकम आ रही हो, तो वो सारे खर्चे रुक गए और मठ को मैनेजमेंट करना मुश्किल हो रहा था। तो उस एडनीर मठ के जो हेड थे केशवानंद भारती जी, उनके बिहाफ पे नाना भाई पालकी वाला जो एडवोकेट थे, वो 1970 को एक रीट पिटीशन फाइल किए। उन्होंने चैलेंज किया आर्टिकल 32 के अंडर अगेंस्ट द लैंड रिफॉर्म एक्ट। आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, एक्चुअली उस टाइम आर्टिकल 19(1)(f जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता था वो भी एग्जिस्ट कर रहा था, जो अभी नहीं है। आर्टिकल 26 जो है वो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात करता है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ की बात करता है। आर्टिकल 31 जो संपत्ति के अधिकार की बात करता था, और भी आर्टिकल्स थे जिन सबको अप्लाई किया गया। ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट था वो लोगों के राइट टू प्रॉपर्टी पे रेस्ट्रिक्शन लगाता था। अब केशवानंद भारती केस का मामला क्या था? 1969 में केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून लागू किया, जिसके तहत राज्य में भूमि अधिग्रहण किया गया। उस कानून का उद्देश्य जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और गरीब किसानों को भूमि प्रदान करना था। इस कानून के तहत श्री केशवानंद भारती के मठ की भूमि को भी एक्वायर कर लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। केशवानंद भारती जो कि एक प्रमुख धार्मिक संस्था के प्रमुख थे, उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। संविधान के आर्टिकल 25, 26 और आर्टिकल 31 के उल्लंघन का दावा किया। इस याचिका में मुख्य रूप से सवाल यह था कि क्या संविधान का कोई भी हिस्सा संसद द्वारा अमेंडमेंट किया जा सकता है, या संविधान में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। इस केस में गलत क्या है और सही क्या है, ये समझने के लिए 70 से ज्यादा देश के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया गया था। इस मामले से पहले भी कई केसेस आए थे, उस केस के मामले में अमेंडमेंट हो चुका था। तो उन केसेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसमें एक केस था शंकर प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1951 का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित करने की पूरी पावर है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल है। इसके बाद एक और केस आया सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य का, 1965 का मामला है। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार व्यक्त किया कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की पावर है। उसके बाद एक और केस आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का, 1967 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यह फैसला संसद की पावर को लिमिटेड कर रहा था और यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संविधान सभा के माध्यम से हो सकता है।
इसके बाद संसद ने 24वां, 25वां एंड 29वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसमें यह कहा गया कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। यही संशोधन केशवानंद भारती मामले में मुख्य विवाद का कारण बना। यहाँ पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के बीच पावर स्ट्रगल का खेल चल रहा था। अब जानते हैं कि क्या था 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की पावर देती है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकती है। 25th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें कहा गया कि राइट टू प्रॉपर्टी पे रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है और गवर्नमेंट पब्लिक यूज के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी को ले सकती है और इसके लिए कंपेंसेशन देना होगा, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, कोर्ट नहीं। 25th अमेंडमेंट में यह भी कहा गया कि आर्टिकल 39B या सी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो आर्टिकल 14 1931 के तहत जो गारंटीड राइट्स हैं उसके वायलेशन के बेसिस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। 29th अमेंडमेंट एक्ट में लैंड रिफॉर्म एक्ट को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। अब 9th शेड्यूल का जो माजरा है कि जो भी लॉ 9th शेड्यूल में जाते हैं उस पर रिव्यू या चैलेंज नहीं किया जा सकता है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। अब केशवानंद भारती केस में लैंड रिफॉर्म एक्ट के साथ इन 3 अमेंडमेंट को भी चैलेंज किया गया था। अब मुख्य सवाल था कि क्या संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित करने की असीमित शक्ति है क्या संसद संविधान की मूल संरचना को बदल सकती है? इस मामले की सुनवाई भारत के सुप्रीम कोर्ट की 13 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक बेंच ने की, जो भारतीय न्यायिक इतिहास की सबसे बड़ी बेंच थी। इस मामले की सुनवाई 68 डेज तक चली, जो कि भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में सबसे लंबी सुनवाई में से एक थी। 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने 7:6 के बहुमत से फैसला सुनाया, यानी कि 13 जजों की बेंच ने सुनवाई की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधित करने का अधिकार है, लेकिन यह शक्ति लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं। अदालत ने संविधान की मूल संरचना यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर की अवधारणा प्रस्तुत की। इसका मतलब यह है कि संविधान की कुछ विशेषताएं इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें संशोधित नहीं किया जा सकता। ये विशेषताएं लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वतंत्रता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसी बुनियादी बातें हो सकती हैं। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने जो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था, जो एक जमीन का ही केस था, जहां गोलकनाथ के परिवार ने आर्टिकल 32 के अंडर पार्टीशन फाइल किया था, जिसमें यह फैसला आया था कि संसद संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती। यह केस भी एक जमीन का था, जिसमें कि 2 भाई के पास 500 एकड़ जमीन थी, बट पंजाब गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया, पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेनेंसी एक्ट, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 30 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता था। इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल्ड करते हुए कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। साथ ही जो 24th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था उसको वैलिड बताया गया और कहा गया कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है, जो एसेंशियल फीचर है, उसके साथ इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है, जिसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा गया। एंड 25th एंड 29th अमेंडमेंट एक्ट को भी वैलिड कहा। और साथ साथ यह भी कहा कि अगर ऐसा कोई लॉ है जिसे 9th शेड्यूल में डाला गया है बट वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को वायलेट करता है, तो उन लॉज का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी कि उस बेसिक फीचर पे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस किया और एक तरफ पार्लियामेंट को अनलिमिटेड एंड एब्सोल्यूट पावर तो दिया, बट साथ ही साथ यह बता दिया कि बेसिक फीचर के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकते। इस फैसले ने भारतीय संविधान की स्थिरता सुनिश्चित की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी सरकार संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को बदलने में सक्षम न हो। इस केस ने इंडिया के डेमोक्रेसी को बचा लिया। इस फैसले का असर भारतीय न्यायपालिका और लोकतांत्रिक प्रणाली पर गहरा पड़ा। इसने यह स्पष्ट किया कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है और संविधान का मूल ढांचा संरक्षित रहेगा। यह निर्णय भारतीय संवैधानिक कानून का एक स्तंभ माना जाता है और आज भी यह देश की संवैधानिक व्यवस्था को दिशा प्रदान करता है। आशा है आपको यह केस समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। यहाँ आप समझ आ गया होगा कि क्यों मैंने कहा था एक संत अपने मठ की जमीन हार कर भी कितने लोगों को जीत दिलाया। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।